सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन के अंदर आप सब बच्चों का मैं स्वागत कर रहा हूं। सो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 2 का ही लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। आपको याद है लास्ट लेक्चर अपन ने एनवायरनमेंट स्कैनिंग शुरू कर दिया था। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का टॉपिक आपके लिए नया इसलिए नहीं है क्योंकि ये टॉपिक अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ा था। तो अभी अपन बिजनेस या एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि क्यों एक एंटरप्रेन्योर को अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए। तो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैनिंग, जिसमें हम लोगों ने कॉस्मिक को पढ़ा था। तो हमने कस्टमर्स पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के आगे वाले पोर्शन में, यानी कि हमारे इंटरमीडिएट्स पे। देखिए, इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में मिडिल मैन का काम करते हैं, एक पिलर का, एक ब्रिज का काम करते हैं। ये ब्रिज कौन सा होता है? ये ब्रिज वो है जो आपकी कंपनी के बनाए हुए गुड्स को कस्टमर तक, जहाँ पे कस्टमर परचेज करेगा उस मार्केट तक इन गुड्स को पहुँचाते हैं। तो इसमें हम एजेंट्स, ब्रोकर्स, बायर्स, सेलर्स, कमीशन एजेंट्स, इन सभी लोगों को ऐड करते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए ये इंटरमीडिएट्स कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। कई बार क्या है, कस्टमर अवेयर नहीं होता कि मैन्युफैक्चरर कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, अब कौन सा नया प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये इंटरमीडिएट्स वहाँ पे आपके लिए हेल्प करते हैं। वो कस्टमर को बताते हैं कि अब ये नया प्रोडक्ट है, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है, अब कुछ दिनों में एक नया प्रोडक्ट आने वाला है। कभी कभार वो प्राइस का भी इफ एंड बट बता देते हैं। ऐसे ही यदि अपन बात करें मैन्युफैक्चरर, हमने देखा था मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब ये कस्टमर की नीड का आइडेंटिफिकेशन हम रिसर्च के थ्रू तो कर सकते हैं, बट इसके अलावा जो ऑप्शन आता है वो है हमारे इंटरमीडिएट्स। ये वो इंटरमीडिएट्स हैं जो कस्टमर के साथ टच में हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए ये हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है बताते हैं, कस्टमर की नीड बताते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर देखिए आपके बिजनेस के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। यदि मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो वो अब उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो कौन कौन से मार्केटिंग पीस को यूज़ कर रहा है। कॉम्पिटिटर ने जो बिज़नेस में अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें उसके माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कॉम्पिटिटर हमारे कस्टमर को हमसे छीनेगा, क्योंकि वो भी वही प्रयास कर रहा है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करे, और आप भी यही प्रयास कर रहे हो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करे। तो दोनों कंडीशन में हमें ये देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। दूसरा देखिए एम्प्लॉयज़। अगर मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मार्केट ट्रेंड के बारे में जानते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और इस कंडीशन में आपका बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम अपने कॉम्पिटिटर को भी क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके इंटरमीडिएट्स ही होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मार्केटिंग का पार्ट है, ये भी आपने समझ लिया, और आपके मार्केटिंग कैंपेन को इम्प्लीमेंट करने में भी ये बड़ी रोल प्ले करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल इसलिए भी है क्योंकि ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के गुड्स को अपने पास स्टॉक में रखते हैं और ये फाइनल कंज्यूमर के हाथ में गुड्स को पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, कोका कोला कभी भी क्या करती है, कोई डायरेक्ट सप्लायर से रिलेशनशिप नहीं बनाती है ना। तो वो किस तरह डील करती है, वो अपने इंटरमीडिएट्स के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने कस्टमर तक अप्रोच करती है। तो उनके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सबसे पहले देखिए, उनके पास एक विंडो मैन्युफैक्चरर होता है जो कि कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है, और जहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बीच में होता ही नहीं है।
यदि हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बात करें तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम इंटरमीडिएट देखें तो होलसेलर भी एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक इंटरमीडिएट होता है, रिटेलर भी आपका एक इंटरमीडिएट है, एजेंट भी आपका इंटरमीडिएट है। तो आपके इसमें जितने ज़्यादा लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उतना आप मार्केट को कवर कर सकते हैं और उतना ही आप कस्टमर तक करीब तक पहुंच सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। फिर आता है आपके स्टेक होल्डर्स। देखिए स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? ये वो मेंबर्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के जिनका आपके बिजनेस पर सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले आते हैं आपके एम्प्लॉयज़। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस का पार्ट है। गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट, ये भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि आपका बिजनेस चलेगा तो आपके एम्प्लॉयज़ अर्निंग करेंगे तो टैक्सेस पे करेंगे। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, जिस लोकेशन पर आपका बिजनेस है, वो भी तो आपके स्टेक होल्डर्स है। क्यों? क्योंकि आपके एक बिजनेस की वजह से देखिए वहाँ पे क्या पता अच्छी सड़कें आई, पावर आई, लाइट आई, पानी आया और नए नए कस्टमर्स आते हैं विदेशों से, तो होटल, टूरिज़्म, रेस्टोरेंट का बिज़नेस चलता है। अगर वहाँ एक होटल, एक रेस्टोरेंट खुलता है तो वहाँ पे फिर शेफ़ भी आएंगे, वेटर्स भी आएंगे, हाउस स्टाफ भी आएगा, क्लीनिंग स्टाफ भी आएगा, गार्ड्स भी आएंगे। तो इस तरीके से एक बिज़नेस के साथ लोकल कम्युनिटी भी चाहती है कि आपका बिज़नेस चले। तो ये आपके बिज़नेस पे यानी एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयज़ या आपके स्टेक होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके लोकल कम्युनिटी वाले हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, ये तीनों आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्रो की। देखिए मैक्रो में क्या है कि मैक्रो को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अंदर हमने देखा कि क्रून ने डिस्क्राइब किया था मैक्रो एनवायरनमेंट को, और उन्होंने कहा था कि पहले जब क्रून ने इसको आइडेंटिफाई किया था तो उन्होंने बताया देयर इज़ अ पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। तो उसके बाद उन्होंने जब उसको और ज़्यादा रिफाइन किया तो उन्होंने उसको जोड़ दिया पेस्टल, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। पेस्टल में देखिए अब ये जो है 6 एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं और गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि मान लीजिए आपकी बिजनेस की टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल एनालिसिस से रिलेट करते हैं। अब आप देखिए कि आप जो भी चाहें गुड्स बनाइए, सर्विसेज बनाइए, गवर्नमेंट ही आपको उस चीज़ का लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट ही आपको परमिशन देती है कि आप इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो आपके लिए गाइडलाइंस तैयार करती है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो बार बार अनस्टेबल है किसी कंट्री की, तो वहाँ पे बार बार न्यू गवर्नमेंट आएगी, और जब जब नई गवर्नमेंट आएगी वो नए नए पॉलिसीज़, नई नई गाइडलाइंस लेके आएंगी। तो उस कंडीशन में जो बिज़नेस है वो आपका बड़ा सफ़र होता है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेसेस वहाँ चलते हैं जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। यदि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्टेबल है तो उसके रूल्स चलते रहेंगे, तो जितने भी समय तक वो गवर्नमेंट स्टेबल है तो उसमें बिजनेसेस और बाकी लोग उनके साथ अर्निंग भी करते हैं, बेनिफिट भी पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है इसका बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके हेल्थ पर, आपकी एजुकेशन पर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब आता है इकोनॉमिकल क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल के अंदर आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिकल के अंदर आता है आपका इंटरेस्ट रेट, आपका एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट। अगर इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर है वो आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा, आपके ऑपरेशंस पर इफेक्ट डालेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो आपके बिज़नेस की में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो फिर आप उस कंडीशन में कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे? यदि मान लीजिए एक्सचेंज रेट है और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है और आपने मान लीजिए अपने कंट्री से क्या कर रखा है,
एक्सचेंज रेट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो दूसरे कंट्री की करेंसी की तुलना में कम हो रही है, तो अब देखिए क्या होता है, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको कम अमाउंट मिलेगा, पर यदि आपने इंपोर्ट किया तो आपको हैवी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, तो आपके लिए बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आता है सोशो कल्चर। देखिए सोशो कल्चर के अंदर क्या बात करते हैं, कल्चर एस्पेक्ट, चाहे वो हो हेल्थ के रिगार्डिंग हो। हमने देखिए पहले भी आपने कई बार मैकडोनल्ड की केस स्टडी पढ़ी थी, जो कल्चर की वजह से उन्होंने अपने एक आलू टिक्की के अंदर चेंजेस किया था। ऐसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखिए, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर एटीट्यूड, एम्फेसाइज ऑन सेफ्टी, वैल्यूज़, बिलीफ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कल्चर और सोसाइटी दोनों से रिलेट करती हैं। अब आपके करंट मार्केट में, करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सोसाइटी कौन से प्रोडक्ट्स को ले रही है, किस चीज़ की डिमांड है, ये भी आपके बिजनेस को क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कौन से आती है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब जैसे आपकी R&D डिपार्टमेंट है, ये ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, आजकल देखिए बहुत सारे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी के कितने चेंजेस आ रहे हैं। आप हर दिन देख रहे हैं नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी भी आपके बिज़नेस को इफेक्ट डालेगी नहीं डालेगी। कई बार इनके एंट्री पे क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया बिजनेस आता है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आएगा। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस पढ़ा था, थ्रेट टू एंट्री, यदि इजीली से कोई भी पर्सन एंट्री कर सकता है तो वो एग्जिस्टेंस बिजनेस के लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक डेंजर का निशान बना रहा है और ये आपके बिजनेस को इफेक्ट डालेगा। देन आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आपके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वेदर, डिसिप्लिन, क्लाइमेटिकल चेंज। अब मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ बिल्कुल नहीं आती, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को डील कर रहा होगा जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, तो उसका मार्केट और उसका एज वो हमेशा आपसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब आप देखिए कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पॉल्यूशन देखिए, हर एक स्टेट अपने यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई ना कोई स्टैंडर्ड या मेजरमेंट निकाल के रखते हैं। ऐसे ही अब आप देखिए, आपने सर्विस सेक्टर में टूरिज़्म का नाम सुना होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर, ये वो सेक्टर हैं जो सिर्फ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट और लोगों का जो वेदर है ये उनकी कंपनी को ऑपरेट करने में मदद करता है। तो ये आपके बिज़नेस में आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका आपके बिज़नेस पर इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। फिर आता है आपके लीगल फैक्टर्स। अब लीगल फैक्टर देखिए कि सरकार या गवर्नमेंट जो होती है, आपको बिज़नेस किस तरह से चलाया जाए उसके लिए कुछ लेजिस्लेचर या मैंडेटरी लॉज बनाती हैं। अब एक बिज़नेस के अंदर लेबर लॉ आपको फॉलो करना है, एम्प्लॉयमेंट लॉ ये भी आपको फॉलो करना है, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के रिगार्डिंग, सेफ्टी के रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो भी आपको फुलफ़िल करने हैं। तो ये भी जो फैक्टर हैं ये आपकी कंपनी की कई बार कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, इसमें आपको ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करेंगी, आपके बिज़नेस को कहीं ना कहीं मैक्रो एनवायरमेंटल होने की वजह से इन्फ्लुएंस डालेगी। तो यही है बच्चों अपना आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 15। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।